morning, students. In this video we will study about carbon cycle and then we will study about greenhouse effect. We all know that carbon is found in various forms on earth and it occurs in the elemental form as diamond and graphite. तो आप कार्बन को देखेंगे अलग अलग फॉर्म्स में धरती पर पाया जाता है. वेरियस कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड और क्रिएटेड बाय कार्बन. जो लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो कार्बन से बन रहा है, बिकॉज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बॉडी का पार्ट है. कार्बन को हम एलिमेंटल फॉर्म में भी देख सकते हैं. इट मीन्स कार्बन इज़ केमिकली बाउंड टू अदर कार्बन. दैट इज़ द एलिमेंटल फॉर्म. तो मतलब कार्बन ही मिलता है एलिमेंटल फॉर्म में. आपको कैसे मिलेगा? ये डायमंड्स में और ग्रेफाइट में आपको ये एलिमेंटल फॉर्म में मिलेगा. इट मीन्स कार्बन इज़ बाउंड टू अनदर कार्बन. तो इस तरह से एलिमेंटल फॉर्म में आपको ये मिलता है. इन द कंबाइंड स्टेट इट इज़ फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा. एज कार्बोनेट्स इट इज़ फाउंड कार्बोनेट्स, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3. तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में आपको ये अलग अलग मिनरल्स में देखने को मिलेगा. While all life forms are based on carbon containing molecules like proteins, carbohydrates, fats, nucleic acids and vitamins. तो जैसा कि थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लाइफ फॉर्म्स हैं, इन लाइफ फॉर्म्स के पास जो कार्बन है वो अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स में प्रेजेंट है. जैसे कि आप प्रोटीन्स में उसको पाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है DNA, RNA एंड विटामिन्स के फॉर्म में, जो कि हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए. द एंडोस्केलेटन्स एंड एक्सोस्केलेटन्स ऑफ वेरियस एनिमल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनेट सॉल्ट्स. तो एंडोस्केलेटन का मतलब होता है द स्केलेटन विच इज़ फाउंड इनसाइड द बॉडी. इट इज़ फाउंड इनसाइड द बॉडी एंड एक्सोस्केलेटन इज़ फाउंड आउटसाइड द बॉडी. तो हमारी बॉडी को अगर जैसे हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो वी हैव एंडोस्केलेटन विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स. अंडरस्टैंड? वेयर एज इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसे आप देखो कॉकरोच है, कॉकरोच के पास एक्सोस्केलेटन है, या बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब उनकी बॉडी के बाहर स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि क्यूटिकल का बना होता है. आई बात समझ में? और आप देखेंगे जैसे जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे मॉलस्क्स हैं, तो उनकी जो बॉडी है उसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई शेल होती है, शेल. तो हमारे ये समझ में आता है कि जो कार्बन है वो एंडो और एक्सोस्केलेटन दोनों को बनाने के काम आता है. Carbon is incorporated into the life forms through the basic process of photosynthesis, which is performed in the presence of sunlight by all life forms that contain chlorophyll. तो आप जानते हो कि क्लोरोफिल के हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है और सनलाइट भी इसमें हेल्प करती है. और जो लीफ होती है प्लांट की, उस लीफ के अंदर जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब होती है. और फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन. पानी आता है कहाँ से? वाटर कम्स फ्रॉम द प्लांट रूट्स. तो प्लांट रूट्स से पानी आ गया, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, सनलाइट एब्जॉर्ब हो गई. और किसने एब्जॉर्ब किया सनलाइट को? क्लोरोफिल, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ. एंड अल्टीमेटली व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? बना क्या? फाइनली वी सी दैट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड. दिस इज ग्लूकोज. तो ग्लूकोज एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है
और ये ग्लूकोज जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है अलग अलग लेवल्स को। फूड चेन के अंदर जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ये ग्लूकोज करता है। These glucose molecules are either converted into other substances or used to provide energy for the synthesis or other biologically important molecules। तो इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल या तो किसी और सब्सटेंस को बनाने के लिए हो जाता है या एनर्जी देने के लिए हो जाता है। तो इस तरह से कार्बन हवा से हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है या प्लांट्स की बॉडी का पार्ट बन जाता है। The utilization of glucose to provide energy to living things involves the process of respiration। अब जब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर आता है तो फिर क्या होता है, ये रेस्पिरेशन के हेल्प से, रेस्पिरेशन जो होता है हमारी बॉडी में उसके हेल्प से हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। अंडरस्टैंड? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, आपको पता ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है। जैसे सपोज C6H12O6 है ना, अगर इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये रेस्पिरेशन होगा तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये एनर्जी हमारी बॉडी के काम आएगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कहाँ चली जाएगी? एयर में। तो इस तरह से ये हमारा एक साइकिल पूरा हो गया ना। प्लांट्स ने एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसको फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया, और वो ग्लूकोज जब प्लांट की बॉडी में और एनिमल की बॉडी में रेस्पिरेशन हुआ उसका ग्लूकोज का, तो फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो गई जो वापस एटमॉस्फेयर में चली गई। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अनदर प्रोसेस that adds carbon dioxide in the atmosphere is the process of combustion, where fuels are burnt to provide energy for various needs like heating, cooking, transportation and industrial processes। तो आप जानते हैं कि जो combustion होता है, combustion में आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। combustion requires oxygen and combustion produces कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जानते हो कंबशन होता है और बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में दोबारा से चला जाता है। कंबशन का इस्तेमाल आप अलग अलग कामों के लिए करते हो, जैसे कि आप अपने ऑटोमोबाइल्स को जो है फ्यूल जला करके, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इसका यूज़ करके इसको इसका कंबशन होता कहाँ पर है? इंजन्स में। और हम मूवमेंट करते हैं, हम फ्यूल के कंबशन से अपना फूड कुक कर सकते हैं, जैसे लकड़ी है उसको जला करके या केरोसिन जला करके स्टोव में, या एलपीजी गैस जला करके। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर कंबशन किया जाता है। इनफैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज सेड टू हैव डबल्ड सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन व्हेन ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो जब से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है तब से जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ गया है और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ने लग गए हैं चारों तरफ, ठीक है ना। तो कार्बन लाइक वाटर इज़ द साइकिल रिपीटेडली थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स बाय वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो हम जानने अब यहाँ समझ गए हैं कि कार्बन किस तरह से साइकिल होता है। इसके लिए अब हम इस कार्बन साइकिल को ध्यान से देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ओके, इट कम्स इनटू द प्लांट्स बाय विच प्रोसेस? यहाँ पर आप क्या बताएंगे? दिस इज फोटोसिंथेसिस, ओके। अब फोटोसिंथेसिस से क्या बना? यहाँ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहाँ चला गया? ये ग्लूकोज चला गया एनिमल्स के पास, और एनिमल्स ने और प्लांट्स ने दोनों ने क्या किया? देखो, दोनों ने रेस्पिरेशन किया, ठीक है। जब इन्होंने रेस्पिरेशन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया। इसके अलावा जब एनिमल्स की डेथ हो गई तो उनका डिकम्पोजिशन हुआ, और प्लांट्स की जब डेथ हो गई तो उनका भी डिकम्पोजिशन हुआ। तो डिकम्पोजिशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन होता है।
तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा नेचर में चली जाती है, मतलब एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसके अलावा जब प्लांट्स फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं तो उनसे आप कोल ले लेते हो, है ना। प्लांट्स जब फॉसिलाइज होते हैं तो कोल बन जाता है प्लांट से। तो प्लांट्स जब ज़मीन के नीचे प्रेशर के अंदर, हाई प्रेशर के अंदर जब वो दब जाते हैं, वो जैसा कि बहुत पहले कभी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, कोल का फॉर्मेशन होता है। और आप देखो एनिमल्स के फॉसिलाइज होने से पेट्रोलियम फॉर्म होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो शेल्स बनाते हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई शेल आपको कहाँ मिलेगी, मॉलस्क्स में मिलेगी। और इस शेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कार्बोनेट्स होते हैं जो कि कार्बन से बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में भी घुल सकती है एज कार्बोनेट्स और फिर लाइमस्टोन को बनाने का काम करती है। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में हम कार्बन को नेचर के अंदर देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द कार्बन साइकिल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे पहले तो आपको एक्टिविटी 14.1 देखनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी 14.1 में आपको ये बताया गया होगा कि कैसे, जैसे सपोज़ कोई ग्लास है हमारे पास, कोई ग्लास रूम है या ग्लास से बना हुआ कंटेनर है सपोज़, ठीक है। तो अगर बाहर से हीट आ रही है अंदर, ठीक है, तो वो हीट जो है ईज़िली बाहर नहीं निकल पाती है। और होता क्या है कि अंदर का टेम्परेचर राइज करता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो हीट इज़ ट्रैप्ड बाय ग्लास and hence the temperature inside a glass enclosure will be much higher than the outer surroundings। तो किसी भी ग्लास एनक्लोज़र या किसी ग्लास कैबिनेट के अंदर अगर आप देखें तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो हाई पाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, अगर बाहर से हीट अंदर आ रही है तो। दिस फिनोमिना was used to create an enclosure in tropical plants where tropical plants could be kept warm during the winters in colder climates। तो देखो ठंडे इलाकों में क्या होता है, जहाँ पर बहुत ठंडा मौसम होता है, अगर वहाँ पर ट्रॉपिकल प्लांट्स को, यानी ऐसे प्लांट्स को जो गर्म इलाकों में रहते हैं, अगर हमें उन्हें ग्रो करना है तो हम ग्लास के एनक्लोजर्स यानी बड़े बड़े रूम्स बनाते हैं। इन रूम्स में अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। अब होता क्या है कि जब सनलाइट अंदर आती है, when sunlight comes inside, then sunlight is trapped inside and heat is created or generated inside। तो जब सनलाइट बाहर से अंदर आती है तो अंदर जो गर्मी है, हीट है, वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। तो अंदर का जो पूरा एरिया है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है, और वहाँ पर आप प्लांट्स की ग्रोथ होते हुए देखते हैं आसानी से, ट्रॉपिकल प्लांट्स की। तो ये कहाँ पर होता है, कोल्ड जोन्स में, ठंडे इलाकों में, जहाँ कूल क्लाइमेट है, जैसे कि नॉर्वे है। इन एनक्लोजर्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउसेस। तो ग्रीन हाउसेस में जैसे सब्जियां हैं, इन्हें उगाया जाता है। तो ये ग्रीन हाउस जो होते हैं, इससे ही एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना को जोड़ा गया है जिसे बोला गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो होता यह है कि सम गैसेस प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ। तो होता क्या है, जो सूरज है वहाँ से हमारी धरती पर लगातार इंफ्रारेड रेडिएशंस आते रहते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को मैंने शॉर्ट में IR लिख दिया है। अब ये IR रेडिएशंस जो हैं हमारे अर्थ को गर्म करते हैं, और फिर क्या होता है, तो गर्म होने के बाद जो हीट है वो वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, हीट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक। अब होता ये है कि नॉट ऑल हीट इज़ एबल टू एस्केप द एटमॉस्फेयर। सारी हीट हमारे एटमॉस्फेयर को एस्केप नहीं कर पाती, और कुछ हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है। किसके हेल्प से, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, गैसेस। तो ये जो हीट नीचे से वापस आ रही है, अर्थ से वापस जा रही है, इस हीट को ट्रैप करता है, यानी फंसा लेता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ये एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही
आप देखते हैं कि सारी हीट एस्केप नहीं कर पाती। तो कुछ ऐसी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। और इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? इसमें आप याद रख सकते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके अलावा आप ओजोन को भी लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा वाटर वेपर, H2O इन वेपर फॉर्म, ठीक है। तो ये सब के सब क्या करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का नाम भी आ रहा है। तो ये सब के सब क्या करते हैं, ये हमारे अर्थ के अंदर जो भी हीट यहाँ से अर्थ से वापस जा रही है, रेडिएट हो रही है दोबारा से, उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं ये गैसेस, और जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ जाता है। तो अगर इन गैसेस का परसेंटेज बढ़ जाए तो क्या होगा? एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर वुड कॉज द एवरेज टेम्परेचर्स टू इंक्रीज वर्ल्ड वाइड, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जब कभी भी आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाना है, आप ग्रीन हाउस गैसेस से स्टार्ट करोगे और सन का इफ़ेक्ट बताओगे कि सन से हमारे अर्थ पर हीट आती है, और वो हीट जब वापस रेडिएट होती है तो ऑल हीट इज़ नॉट एबल टू गो बैक इन द यूनिवर्स, ठीक है, आउटसाइड द अर्थ। व्हाट हैपन्स? सम हीट इज़ ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस such as carbon dioxide is present in the atmosphere. It acts as greenhouse gas, and so what happens? The average temperature of the earth rises, and this is called as greenhouse effect. तो greenhouse effect समझ में आ गया। तो carbon dioxide is one of the greenhouse gas. An increase in carbon dioxide content in the atmosphere would cause more heat to be retained by atmosphere, and it leads to the global warming. तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत अच्छा याद रखने की वाली बात है। आपको ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को आपको जोड़ करके रखना है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अगर होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप ज़्यादा जनरेट करेंगे, जैसे आप बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो